पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बहुजन संवाद के माध्यम से आपने एक आवाज रखी है कि जो आवाज, जो जानकारियां या जो संवाद लोगों के बीच में नहीं स्थापित हो पा रहा, और आपने उस संवाद की स्थापना की हुई है। और लगातार 200 से ऊपर दिन हो चुके हैं और आप इस संवाद जारी रखे हैं। वो जानकारियां आप एकत्रित कर रहे हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और सही और सटीक जानकारियां होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस श्रृंखला में जोड़ा है और बात रखने का मौका दिया है। बाबू जगदेव प्रसाद जी की अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से जातीय व्यवस्था के वो खिलाफ थे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग वापस उन जातीय व्यवस्था के बीच में आते जा रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो प्रचार प्रसार, जो उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम सभी लोगों को करना चाहिए था, वो सभी लोगों से, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, जैसा हम सब लोग एक शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ब्राह्मणवाद। उस ब्राह्मणवाद से बाहर निकलने की जगह हम लोग वापस उस पर गिरते जा रहे हैं। जैसे किसी ने बता दिया प्रभु राम जी किसी समाज के वंशज हो गए, भगवान कृष्ण जी किसी समाज के वंशज हो गए, और हर सीता जी किसी समाज के वंशज हो गई, लव कुश किसी समाज के वंशज हो गए। उसी तरीके से बाबा जगदेव प्रसाद जी को भी कहीं ना कहीं हमने छोटा करने का प्रयास करना शुरू कर दिया है कि वो एक जाति विशेष के थे, जबकि उन्होंने जो काम किया पूरे एक समाज को और लोगों को मानवता की पहचान देने के लिए संघर्ष किया, और आखिरी दम तक वो संघर्ष करते रहे, और उसी संघर्ष के कारण उनकी शहादत भी हुई और आज हम उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके संवाद और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो लोग इस संवाद में शामिल हैं या आगे इस बात को सुन पाएंगे, वो सबसे पहले उनको बाहर निकालेंगे और मानववाद की पहचान के लिए वापस लाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने अभी उनके एक बात भी रखी जो मैंने लिखी थी, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। वो एक छोटा सा उनका नारा था, वो पूरा नारा ये था, मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, पुनर्जन्म की और भाग्यवाद, इनसे जन्मा ब्राह्मणवाद। तो ये ब्राह्मणवाद से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। ये किसी जाति के लिए टारगेटेड नहीं है। ये ब्राह्मणवाद जो मैं समझता हूं और जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। ये ब्राह्मणवाद वही है कि अगर केवल यादव अपने यादव को बढ़ाने की बात करेगा, कुशवा अपने कुशवा को बढ़ाने की बात करेगा, और दूसरे मानवता की तरफ ध्यान नहीं देगा या दूसरे मानवता की तरफ संकुचित मानसिकता से देखेगा, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद की तरफ ही आ रहे हैं। तो अगर हम बाबू जगदेव प्रसाद जी या बाबा साहब अम्बेडकर या और हमारे सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिबा फूले जी या और सब लोगों को मानते हैं, जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी संकुचित मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। मानवतावादी अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मानव की तरह रहना पड़ेगा, और यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसमें हमारे पूर्वज या हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं या बनते चले जा रहे हैं, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा। और बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे लोगों की विचारधारा को हम लोग तभी आगे बढ़ा पाएंगे जिन्होंने तमाम नारे दिए, और तमाम नारे ही नहीं दिए, उसको धरातल पे भी उतारा। इसीलिए उनको बिहार का लेनिन जैसी बात कहने का बात आती है आज में, और आज हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। जहां शिक्षा की अगर हम बात करें, किताबों की बात करें, तो जहां किताबों में जिन लोगों को स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पाया। अगर हम बात करते हैं कि क्यों नहीं मिल पाया, तो आज भी एक बड़ी लंबी बात हो जाती है कि आज के तथाकथित राष्ट्रवादी और पिछले जो लोग थे लिखने पढ़ने वाले जिन्होंने स्थान नहीं दिया, वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा से थे। ये एक दूसरे पे लीपापोती कर सकते हैं, लेकिन मेरा जहां तक समझना है इस विषय पे केवल इतना है कि हमारे महापुरुषों को, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिन पे हम आज चर्चा कर रहे हैं या आगे चर्चा करते रहते हैं, उनको केवल स्थान इसीलिए नहीं मिला कि कहीं ना कहीं किसी जाति विशेष तक ये शिक्षा दीक्षा का काम रहा। ये समानता नहीं रही, असमानता के कारण ही कहीं ना कहीं उनको जो लोग सूट करे, जो लोग अच्छे लगे, उन्होंने उनको स्थान दिया, और जो लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे उन्हें स्थान नहीं दिया गया या उनकी सही जानकारी नहीं दी गई। जैसे अगर द्रोणाचार्य और एकलव्य की बातें आजकल लगभग सभी समझते हैं और समझना की कोशिश भी करते, जो लोग नहीं समझते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं बाबू जगदेव प्रसाद जी की। अगर हम बात करें, वर्तमान में उनके बेटे हैं नागमणि जी, वो उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाए, दर्जनों दल से आगे निकल करके आज दूसरी तरीके की बातें करते हैं। हम धर्म सेक्युलर होने की बात करते हैं, लेकिन वो सेक्युलरता को भी छोड़ चुके हैं। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन केवल एक परिचय देने के लिए कि आखिर उस पीढ़ी का क्या हुआ जो जिन के आदर्श पे हम लोग चल रहे हैं।
तो इस तरीके की बातें हैं। और एक बहुत अच्छा जगदेव बाबूजी ने कहा था, जो उनका एक नारा था, जिसको जब भी बाबूजी की पुण्यतिथि या जयंती आती है तो हम लोग एक वॉल पेंटिंग देखते हैं, और जिस पे लिखा हुआ है, 10वें शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 9 में सभ्य शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन तंती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो इन विचारों को उन्होंने जमीन पर उतारा। जो मूल्य धारा से पिछड़े हुए थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उन लोगों को स्थान देने का काम किया। तभी संभव हो पाया कि गैर कांग्रेसवाद की एक राजनीति को आगे बढ़ावा मिला और कहीं ना कहीं लोग मेन स्ट्रीम में आए, मुख्य धारा में आए और राजनीतिक रूप में चेतना जागी। लेकिन वो क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाई उस तरीके से। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मध्य प्रदेश मुझे लगता है कि विचारों में सबसे अनपढ़ प्रदेश कहना चाहिए। अनपढ़ शब्द मैं इसीलिए कहूंगा कि किसी तरीके का कोई विचार मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं देखने को मिलता है वर्तमान में। जिस तरीके की क्रांतियां बिहार में या महाराष्ट्र में हमको देखने को मिली, जबकि मध्य प्रदेश में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मभूमि है, बड़े गर्व से कह पाते हैं कि मऊ उनकी जन्मस्थली है। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में मुझे जाने का भी अवसर मिला। लेकिन जिस तरीके का मध्य प्रदेश में जागृति होनी चाहिए उस तरीके की जागृति नहीं है। और इसीलिए मेरे प्रयास रहते हैं कि आप जैसे शुभचिंतकों के साथ में वार्ताओं में शामिल हूं, लेखन पढ़ने में शामिल हूं, ताकि बाबू जगदेव प्रसाद जी जैसे जो बातें थी, जो उनके विचार थे, उनको हम जमीन तक लेकर के आए, चाहे लेखनी में लेकर के आए, चर्चाओं में लेकर के आए या आपसी संवाद में लेकर के आए। तो बाबूजी के बारे में जितनी भी बातें कही जाए, जितना हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश में, बहुत कम हमको मिलता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब जो बिहार से आते हैं वो बहुत अच्छा इस विषय पे बता पाएंगे, क्योंकि उनके पास पढ़ने लिखने और बताने के लिए बिहारी लेनिन जी के लिए बहुत कुछ होगा, और मुझे भी कुछ नया उनसे सुनने को मिलेगा और आगे लिखने में और पढ़ने में मुझे मददगार होगा। जैसे कि मैंने देखा है कुशवाहा जी का चरित्र के बारे में जब पढ़ रही थी, तो उनके ऊपर समाजवादी लोहिया जी के भी बहुत संस्कार थे, मार्क्सवाद के भी संस्कार थे और अंबेडकर जी के भी संस्कार थे। तो ये जब वो करने लगे तो किस तरीके से एक पिछड़े का पिछड़ापन समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जबकि वो बहुत पढ़ लिख कर आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो उसके बारे में यश भारतीय जी आप रखिए, तब तक आशा जी थोड़ी सी विश्रांति ले लीजिए, पानी भी पी लीजिए, तब तक यश जी बोलेंगे। ठीक है, आपका माइक बंद कर दीजिए। हाँ, मैं बार बार अपनी बात रखने के लिए इसीलिए उत्साहित हो रहा था क्योंकि आपने शुरुआत जो किसान आंदोलन के साथ में जोड़ते हुए बात रखी थी कि वर्तमान दौर जो किसान आंदोलन का चल रहा है, तो मुझे लगता है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो अंतिम समय था, जो उनकी मृत्यु हुई, जिसके लिए हम उनको शहादत का दर्जा दे रहे हैं, शहीद का दर्जा दे रहे हैं, तो आज बहुत ज्यादा मिलता जुलता है उस चीज से। वो उनका अंत भी उसी सत्याग्रह की तरह हुआ, जन आंदोलन की तरह वो बढ़ रहे थे बिहार के कुर्दा में, और अंतिम समय में कुछ सत्याग्रहियों में से ही कुछ उपद्रवी टाइप तरीके के लोग थे जिन्होंने उपद्रव किया और पुलिस को मौका मिला और पुलिस ने गोली चालन किया। उसी गोली चालन के माध्यम से बाबू जगदेव जी को एक गोली लगी और जिसमें वो घायल हुए, और पुलिस ने बड़ी बेरहमी से उनको घसीटते हुए लेके जाने का काम किया, और वो पानी पानी की बात करते रहे, पानी पीना चाहते थे। तो एक हमारी अनुसूचित जाति की बहन ने उनको पानी पिलाने का काम करने की कोशिश करी, जिसमें उस समय की आजाद भारत में की उस पुलिस ने उस महिला को भी धक्के मार के, और पुलिस की जो पट होती है जिसको पीछे के हिस्से को कहते हैं, उससे मार करके उस महिला को भगाने का काम किया, और बाबू जगदेव प्रसाद जी को बिना पानी के तरसाते हुए, यहां तक कि उनके ऊपर मूत्र विसर्जन तक करने का काम किया गया। और इतनी बेरहमी के साथ में जो उनका अंतिम समय हुआ है, मुझे लगता है आजाद भारत में इस तरीके का किसी आंदोलनकारी के साथ में जो अंत हुआ है, वो सबको जानना बहुत जरूरी है और आवश्यक है। तब शायद समझ पाएंगे कि किस तरीके की सरकारें रही हैं और किस तरह की सरकारें आज भी हैं। ये वही लोग हैं जो अपने आप से घबराते हैं, इनको सत्ता जाने का कितना डर है, ये लोगों के लिए नहीं, ये अपने आप के लिए जी रहे हैं, और इसीलिए इस निम्न स्तर तक चले जाते हैं कि ना किसी से संवाद करना चाहते हैं, ना किसी तरीके के संवाद को स्थापित करना चाहते हैं। और जब संवाद स्थापित होता है तो केवल अपनी बात रखना
और इस तरीके से बात रखना कि दूसरे को जैसा आपने कहा था कि देशद्रोही साबित कर देना, पाकिस्तानी साबित कर देना, खालिस्तानी साबित कर देना, ये संवाद का तरीका तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। और हमारे भारत देश की जो खूबसूरती हमने संविधान के माध्यम से बनाई थी और बनाई है, मैं इसको खत्म नहीं मानता, बनाई है, तभी तो हम और आप लोग संवाद कर पा रहे हैं और हम आप जैसे लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा स्वीकार नहीं किया था, जो कहते थे इस तिरंगे के 3 रंग अशुभ हैं, इस तिरंगे को हिंदू कभी अपनाएगा नहीं, उस समय भी इन्होंने इस तरीके की बात रखी थी, जो आज बढ़ चढ़ करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। ये वही सरकारें हैं जो बाबू जगदेव प्रसाद जी के समय पे भी थी और वही है आज। ये वही सोच के लोग हैं जो चाहते हैं कि 10 का शासन रहे और 90 हमेशा शोषित रहे, वंचित रहे। और लोहिया जी ने भी इसी बात के लिए जो अवसर को लेकर के बात कही थी कि हमने बहुत देख लिया ऊंची जाति को अवसर देकर के, तभी हमारा देश कितना आगे बढ़ पाया और 90% लोग आज भी वंचित हैं, शोषित हैं, मुख्य धारा से पीछे रह गए हैं। तो यही सब बातें थी। इसी कारण से मुझे लगता है जगदेव प्रसाद जी के चरित्र में वो सारी चीजें हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर भी रहे उनके उसमें कार्य योजनाओं में और बातों में, या उनकी झलक में जो दिखते हैं, महात्मा गांधी जी भी दिखते हैं, लोहिया जी भी दिखते हैं, जेपी जी भी दिखते हैं। और सबसे उनका विरोध भी रहा समय समय पे, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे और कोई भी क्रांतिकारी जो सही के लिए आवाज उठाता है वो गलत तो किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगा। और वर्तमान सरकार के लोग जो बैठे हुए सत्ताधारी दल बैठे, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की हैसियत से बात नहीं कर रहा, लेकिन अपनी स्वतंत्र विचारधारा के हिसाब से अगर बात करूं तो ये किसी की बात सुनना नहीं चाहते। ये भारत माता को तो मानते हैं, लेकिन उस भारत माता के पास तिरंगा नहीं होता, भगवा होता है। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद को लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से कि अगर हमारे संविधान को खत्म करने का जो काम कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जो काम को खत्म करने के लिए, जैसे अभी आशालता बहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि उनके पिताजी के राम जी के नाम के कारण ही उनके नाम के साथ में राम जी जोड़ा, लेकिन उसपे भी वर्तमान सरकार ने राजनीति करी। वो उनके पिताजी के नाम के साथ में जिस तरीके से संविधान के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की बीच में बात हुई, तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं और आवश्यकता है कि इस तरीके का संवाद निरंतर होता रहे, ताकि आप जैसे स्वतंत्र लेखन और वक्ताओं की बात हम जैसे लोगों के पास तक आ सके, जो हम नौजवान पीढ़ी है उस तक आ सके और हम लोग आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जा सके। नहीं तो ये जिस तरीके का पाठ्यक्रम लाना चाहते हैं, जिस तरीके की शिक्षा और जिस तरीके का वर्तमान माहौल देना चाहते हैं, राजनीति को आज गाली देना काम कहते हैं। जिस राजनीति में बाबा साहब अम्बेडकर भी आए, जिस राजनीति में लोहिया जी रहे, जेपी जी रहे और तमाम ऐसे लोग रहे जिन्होंने हम नई पीढ़ी को आज ये अवसर दिया है कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं। नहीं तो शायद पानी पीने से लेके खाना खाने तक लेकर के सारी वो बातें जो हमने बाबा साहब जी के बारे में सुनी है, जो आशालता बहन जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि उन्होंने पढ़ने का शौक था और उनके पिताजी ने भी बहुत सारी उनको मदद करी, तो उस पीढ़ी को तो शायद हम ना समझ पाते ना हम पढ़ पाते। और वर्तमान समय में बाबू जगदेव प्रसाद जी के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्थान होना चाहिए था और इस आंदोलन के माध्यम से तो उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, जो आपके संवाद केंद्र के माध्यम से पुनः जीवित होने का काम करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम लोग जिसको कहा जाता है इंग्लिश में पुनरुज्जीवन को अलग शब्द है, लेकिन पुनरुज्जीवित नहीं, हम लोग पुनर्प्रस्थापित करेंगे हमारी सारे नेतृत्व को। और ये पुनर्प्रस्थापित करना, बहुत आपने बिल्कुल सही बात की यश जी, की पुनर्प्रस्थापित करना चाहिए। बाबू अगर देखा जाए तो 1970 की जो दलित आंदोलन है उसने और बहुजन आंदोलन और आदिवासियों का आंदोलन उभर कर आया और फिर स्त्रियों का, इन लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल लगा कर रखा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी किताबें बाहर आई। तभी जाके हमारे पास सावित्रीबाई फुले आई या महात्मा ज्योतिराव फुले आए, शाहू आए, अम्बेडकर आए, पेरियार आए। उसी तरीके से हमें बहुत सारी महिलाओं के बारे में पता चला कि ताराबाई शिंदे है, रखमाबाई है, पंडिता रमाबाई है, ये सारी महिलाएं हैं और उन्होंने इतना कर्तृत्व किया। क्या इस तरीके से बातें आपके यहाँ भी हुई और होनी चाहिए? क्योंकि बहुजन संवाद के जरिए बहुत सारे प्रांत के लोग हमें सुनते हैं, तो उसके बारे में आपकी टिप्पणी जरूर कीजिए, फिर हम लोग खत्म करेंगे, समापन करेंगे। यश भारतीय जी। देखिए, मैंने दोनों बातें अलग अलग करी। जिस तरह की क्रांतियां महाराष्ट्र और बिहार में हुई है, उस तरह की क्रांतियां मध्य प्रदेश में नहीं हुई। तुलनात्मक ढंग से अगर हम बात करें तो उस बात पे मैं बात कर रहा हूं।
दूसरी बात, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जो बात आपने उस बात को जिस तरीके से आपने मोड़ा है, बिल्कुल मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं। जैसा आशा लता बहन जी ने भी कही कि किताबों में वो स्थान नहीं मिला, पाठ्यक्रम में वो स्थान नहीं मिला कि हम जान पाते हैं। ये मध्य प्रदेश जो है, अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था, आदिवासी बहुल प्रदेश हुआ करता था, और आज भी मध्य प्रदेश को हम आदिवासी बहुल प्रदेश कह सकते हैं, क्योंकि हमारी 230 विधानसभाओं में अधिकांश सीटें जो है वो आदिवासी बहुल सीटें हैं। तो जो आदिवासियों का इतिहास है वो इतना ज्यादा गुम है आज भी। मुझे लगता है कि अगर हम देश में चर्चा करेंगे तो लोग आदिवासी समझते भी नहीं होंगे। उनकी नजर में आदिवासी मतलब कि बिना कपड़े का पहना हुआ एक आदमी जिसका कोई इतिहास नहीं है, वो जंगल में रहता है, ना वो खाना जानता है, और वो बड़ा अजीबोगरीब होगा। अगर हम आज के बच्चों से बात करेंगे, या हो सकता है अच्छे खासे पढ़े लिखे जो अपने आप को बहुत शिक्षित कहते हैं, उनसे भी अगर चर्चा करेंगे तो आदिवासी का सही अर्थ शायद नहीं समझा पाएंगे। तो जो पाठ्यक्रमों में या किताबों में जो दर्जा मिलना चाहिए था, जो शुरुआत में मैंने बात कही थी कि जो उस समय शिक्षा से जुड़े हुए थे, जिनको आज की समय में कम्युनिस्ट विचारधारा का कहकर के थोप दिया जाता है, या आज के तथाकथित राष्ट्रवादी, उस सैंडविच में बीच में जो है वो इतिहास गायब हो जाता है। उन्होंने अपनी सहूलियत के इतिहास को रखा, अपने लोगों को महापुरुष बताया, और जो असल में महापुरुष थे जिन्होंने शहादतें दी, उनका शहादत जो है वो कहीं गुम गई, और जो माफी मांग मांग करके वीर बन गए उनको वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है, और तमाम राष्ट्रवाद के पुरस्कार देने का काम हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सिखों के दंगे को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, और ऐसे व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जा रहा है जो सिख नरसंहार को सही ठहराता था और सही कहता था। अगर वर्तमान सरकारें ऐसे लोगों को पालेंगी पूछेंगी तो मुझे लगता है हम लोगों का इतिहास को तो कभी स्थान मिल ही नहीं पाएगा। और बाबू जगदेव प्रसाद जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे विचारों को दफन कर दिया जाएगा। जैसे मैं आशा लता जी ने एक बात कही थी कि जब सूबेदार साहब अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिया करते थे तो उनकी बच्चियां भी सुनती थी। तो एक गलत प्रचार जो किया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के 14 भाई बहन थे, तो 14 भाई बहन थे लेकिन जीवित कितने रह गए, उस वास्तविकता पे कोई बात नहीं करता। उस समय जो बच्चों का सही शब्दावली शायद मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी खुल के चर्चा में जरूरी है कि जो डिलीवरी होती थी, जो प्रसूति होती थी, उस समय बच्चों का बच पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो 14 बच्चे हुए लेकिन बचे कितने, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मेरी नजर में 3 बच्चे थे और 2 बच्चियां बची थी उनकी, केवल 5 बच्चे थे। और पीछे के इतिहास में जाएंगे तो चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे किसी और विचार, हाँ, तो चाहे किसी और विचारधारा की बात करें, सबके परिवार में बड़े परिवार हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि बाबा साहब के यहाँ बड़ा परिवार हुआ। तो ये विषय कोई चर्चा का नहीं, लेकिन क्योंकि आप अगर कहीं उभरते हैं और आपकी कोई बहुत अच्छी प्रतिभा है तो उस पर दाग कैसे लगाना ये तथाकथित राष्ट्रवादी बहुत अच्छे से जानते हैं। बदनाम करना, जैसे हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने का काम हो रहा है, या हमारे जो बड़े विचारक जो हमारे महापुरुष हैं उन पे कहीं ना कहीं दाग लगाने का काम होता रहा है। किताब की आपने एक बात और कही थी कि किस तरीके से हमारा इतिहास लिखा, तो सावित्रीबाई फूले जी का जो ज्योतिबा फूले जी ने प्रथम पाठशाला खोली थी महिलाओं के लिए, अभी पिछले साल ही मुझे उसका फोटोग्राफ मिला। मैं जा तो नहीं पाया पूना के उस जगह पे, लेकिन फोटोग्राफ मिला तो बड़ा दयनीय स्थिति में है कि उस पर तमाम दुकानें छोटी छोटी कब्जा की हुई है। और हमारी देश की सरकारें, महाराष्ट्र की सरकारें जो फूले दंपत्ति को लेकर के तमाम राजनीति करती हैं, और अगर देश की प्रथम महिलाओं की पाठशाला को अगर स्वतंत्र नहीं करा पाते, उसको एक स्मारक का रूप नहीं दे पाते हैं कि महिलाएं, जब महिला आरक्षण की बात हो रही है, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की बात हो रही है, उनकी प्रथम पाठशाला को अगर इस स्थिति में ला के रखी तो ये बहुत ही शर्म की बात है। चाहे वो हमारी सरकारें रही हो, चाहे किसी और की सरकारें रहें, या आगे भी सरकारें रहें, अगर महिलाओं के प्रथम पाठशाला को इस तरीके के दर्जा देते तो हमारा इतिहास तो किस तरीके से गुम होगा, ये तो समझना हम सबको समझ बड़ा आसानी से आता है। तो महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि बहुजन संवाद आजकल उस तरीके का भी एक मंच बनने लगा है, जो चीजें वहां जहां बोली नहीं जा रही है, मेन स्ट्रीम में जिन चीजों को मुख्य प्रवाह या मुख्य धारा में जिस तरीके से खारिज किया जा रहा है, वो सारी मांगे यहाँ आ रही है। जैसे कल मांग आई कि जब हम पत्रकारों की बात कर रहे थे,